इंकजेट के अलावा फिर क्या बचा था अपना? रेज़र। प्रिंटर में और क्या बचा हुआ है? नाम लिखवाए होंगे उसमें से, देख के बताओ क्या क्या बचा था। रेज़र ही बचा हुआ है सिर्फ। इंकजेट के बाद आएगा हमारा रेज़र प्रिंटर। इंकजेट की टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी थी। इंकजेट में एक नोज़ल है, जिससे इंक स्प्रे करके, ये नोज़ल है, इंक स्प्रे करके पेज पर प्रिंट किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम रेज़र प्रिंटर पे। रेज़र प्रिंटर की टेक्नोलॉजी में रेज़र रेस को यूज़ किया जाता है। इसमें एक ड्रम है और ड्रम पर टोनर लगा हुआ है। रेज़र प्रिंटर में रेज़र रेस को यूज़ किया जाता है। फोटो कंडक्टिव ड्रम है जिस पर टोनर लगा हुआ है। रेज़र रेस को यूज़ किया जाता है, यूज़ करके ड्रम के टोनर पार्टिकल पेज पर प्रिंटिंग देते हैं। इसमें टेक्निकली फोटो कंडक्टिव ड्रम है, मिरर्स यूज़ कर रहे हैं। मिरर्स यूज़ करते हैं रेज़र को फोकस करने के लिए। ठीक है, आप इतना भी याद रख लो तो मोर देन सफिशिएंट है। इसमें रेज़र को यूज़ किया जा रहा है, ड्रम है, ड्रम फोटो कंडक्टिव है जिस पे टोनर लगा हुआ है। टोनर ड्रम पे लगा हुआ है और कागज़ ड्रम से मूवमेंट होगा। ठीक है, तो वो टोनर किस पे आ जाएगा? आपके पेज पर आ जाएगा। पेज प्रिंटर है। इंकजेट भी आपका पेज प्रिंटर ही है। ठीक है, इसकी स्पीड देख लेते हैं। नेट से ही लिखवा देते हैं इसकी स्पीड। हाँ, पेज पर मिनट में इसकी स्पीड आएगी, है ना। लगभग इसकी 12 से 20 पेज होती है। इंकजेट की भी लगभग यही थी, करिए लिखवाई थी ना 12 से 20। इंकजेट की भी यही है, 12 से 20 है। लेकिन कंपेयर करें हम रेज़र और इंकजेट को, तो रेज़र ज़्यादा फास्ट है। इसकी लगभग 12 से 20 पेज पर मिनट स्पीड है। कुछ बुक्स में इंकजेट को कैरेक्टर पर सेकंड दिया हुआ है, कुछ बुक्स में, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ना। कुछ बुक्स में इंकजेट को कैरेक्टर पर सेकंड दिया हुआ है। कैरेक्टर पर सेकंड का मतलब ये कैरेक्टर प्रिंटर हो गया। और कुछ बुक्स में, और इंटरनेट पे भी मैंने उसको सर्च किया तो पेज पर मिनट के हिसाब से दिया हुआ है। उसको वापस मैंने सर्च किया कि पेज प्रिंटर में आप किस किस को डालते हैं, तो इंकजेट को, रेज़र को पेज में डाला हुआ है। इंकजेट प्रिंटर को और रेज़र प्रिंटर को पेज प्रिंटर में डाला हुआ है। पेज प्रिंटर, a type of printer that prints a complete page of output in one cycle. It is generally a non-impact printer such as laser or inkjet printer in which the printing process require continuous movement of a paper. अब इसको ये पेज प्रिंटर माना गया है, लेकिन किसी किताब में कैरेक्टर पर सेकंड दिया हुआ है इंकजेट वाले, है ना।
तो ये लेज़र के जितना फास्ट है पेज प्रिंटर ही मान के चलो आप इसको, है ना, पेज प्रिंटर में ही आएगा ये। लेज़र प्रिंटर, हाँ आप जो कह रहे थे लाइन प्रिंटर, 3 तरीके के प्रिंटर हैं, करेक्टर, लाइन और पेज। करेक्टर में आपके आ रहा है डॉट मैट्रिक्स, दूसरा आपके आएगा डेजी व्हील, लाइन में आपके आएगा ड्रम, चेन, ड्रम चेन बैंड प्रिंटर कह लो। पेज में आपके आएंगे इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। इसमें एक मिस हो रहा है, ड्रम लाइन, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, वही प्रिंटर और होगा, डॉट मैट्रिक्स करेक्टर में आएगा। हाँ कल लिस्ट बनवाई थी उसमें कोई मिस हो रहा है क्या, देखो। डॉट मैट्रिक्स आ गया, डेजी व्हील आ गया, ड्रम आ गया, चेन आ गया, हाँ इंकजेट आ गया, लेज़र आ गया। थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर आपके नॉन इम्पैक्ट में आएगा, वो भी पेज प्रिंटर में आएगा। कुछ कुछ किताबों में थर्मल प्रिंटर दिया हुआ है। थर्मल प्रिंटर में टेम्परेचर को ज़्यादा करके टोनर को रिप्लेस किया जाएगा कागज़ पे। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें वो बस कंडक्टर यूज़ करते हैं, वो थर्मल प्रिंटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। टेक्नोलॉजी थर्मल प्रिंटर में क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे इसमें लेज़र रे टेक्नोलॉजी है, लेज़र रे से टोनर पेज पे आ रहा है तो वहाँ पे टोनर पेज पर आएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। जिसमें टेम्परेचर को यूज़ करके टेक्नोलॉजी और पेज पे प्रिंटिंग की जा रही है, उसे आप क्या कहेंगे, थर्मल प्रिंटर कहेंगे। थर्मल प्रिंटर हो जाएगा। और थर्मल प्रिंटर इम्पैक्ट में आएगा, नॉन इम्पैक्ट में आएगा। नॉन इम्पैक्ट में, इसमें इम्पैक्ट वाला मैकेनिज्म है ही नहीं। इसका उपयोग सामान्यतया लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड एटीएम मशीन। टोनर या इसको कह सकते हो केमिकल। ये केमिकल पेज पे प्रिंट हो जाएगा, जिससे एटीएम मशीन पे जो प्रिंट हो गया है ना कागज, वो थर्मल प्रिंटर का एग्जांपल है। प्रिंटर कंप्लीट हो गए हमारे सारे। प्रिंटर के बाद आ जाते हैं अपन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पे। सीपीयू और मेमोरी वाला पार्ट ले लेंगे, और मेमोरी के बाद आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट करेंगे फिर उसके बाद। अच्छा, इसमें प्रोजेक्टर बच रहा है, आपके प्रोजेक्टर बच रहा है, उसके बाद मेमोरी पे आएंगे। 2 टॉपिक और भी बच रहे हैं आपके।
प्लॉटर बेसिकली क्या काम आता है? प्लॉटर के द्वारा पेज पर ग्राफिक्स को बनाया जाता है। ये दो तरीके का है, ड्रम प्लॉटर एंड, और दूसरा फ्लैट बेड प्लॉटर। यह कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन नक्शे आदि बनाने के काम आता है। ठीक है। ड्रम प्लॉटर में ड्रम बना हुआ होगा जिसपे ड्रम मैकेनिज्म से नक्शे बनेंगे, इसमें कागज़ घूमेगा और नक्शे बनाए जाएंगे। फ्लैट बेड पे आपका फोटोकॉपी मशीन की तरह फ्लैट स्क्रीन है ना, या फ्लैट मैकेनिज्म है जिस पर पेज प्रिंट होके निकल रहा है ना। ड्रम में घूम के निकलेगा तो उसको कहेंगे ड्रम प्लॉटर, और उसका सरफेस अगर फ्लैट है प्लॉटर का प्रिंटिंग का तो उसको फ्लैट बेड प्लॉटर कहेंगे। प्रिंटिंग सरफेस फ्लैट है तो उसको क्या कहा जाएगा? फ्लैट बेड। और प्रिंटिंग सरफेस अगर ड्रम के फॉर्म में है तो उसको ड्रम। प्रिंटिंग सरफेस फ्लैट है इसका। ठीक है। प्लॉटर नक्शे बनाने के काम आएगा, ग्राफिक्स बनाने के काम आएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में काम आ जाएगा आपके। ये दो तरीके का है। अगर ड्रम उसमें यूज़ किया हुआ है, कागज़ ड्रम से रोल होके प्रिंट हो रहा है तो उसको ड्रम प्लॉटर कहा जाएगा। अगर प्रिंटिंग सरफेस उसका फ्लैट है तो उसको फ्लैट बेड प्लॉटर कहा जाएगा। लिख लिया क्या? प्लॉटर के बाद आ जाएगा आपके प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर पे एक दो क्वेश्चंस देखे थे। मास में अगर हमें आउटपुट देना हो स्क्रीन पर तो आप कौन सी आउटपुट डिवाइस को काम लोगे? मास। मास इन द सेंस कि नंबर ऑफ पीपल्स एक साथ बैठे हुए हैं और आपको कुछ स्क्रीन पे आउटपुट दिखाना है। मॉनिटर तो एक साथ सब लोग नहीं देख सकते, तो प्रोजेक्टर को यूज़ करके आप क्या करते हो? नंबर ऑफ पीपल्स को एक साथ आउटपुट स्क्रीन दिखा सकते हो। प्रोजेक्टर के द्वारा ज़्यादा संख्या में पर्सन को आउटपुट स्क्रीन को प्रेजेंट किया जा सकता है। प्रोजेक्टर सामान्यतः आपने ऑफिस में देखा होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी, ऑफिस, एजुकेशन, प्रोजेक्टर की मदद से
ज़्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। पीपीटी प्रेजेंटेशन आदि देने के काम आता है। ऑफिस एजुकेशन में प्रोजेक्टर की मदद से ज़्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या बड़ी स्क्रीन पर आउटपुट दिखाया जा सकता है। एक और इसमें बचा हुआ है स्पीकर। आप सभी लोग अवेयर हैं स्पीकर से। कंप्यूटर से भी जुड़ सकते हैं, टेलीविज़न से जुड़ सकते हैं। कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस में स्पीकर आता है ना। तो आउटपुट डिवाइस में कंप्यूटर के साथ आप यूज़ कर ही सकते हो, है ना। सिंपली तो आप लोग सॉन्ग्स वगैरह के लिए यूज़ करते हो, लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलाना हो, कोई वीडियोस एजुकेशनल वीडियोस चलाने हो तो उसके लिए भी स्पीकर्स काम में लिए जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के साथ एजुकेशनल वीडियोस आप चला सकते हैं। स्पीकर के द्वारा आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मास में भी दिखाया जा सकता है। जैसे प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर से तो स्पीकर आउटपुट में नहीं आएगा, माइक इनपुट में आएगा और हेडसेट इनपुट आउटपुट दोनों में आएगा। जो हेडसेट काम में रहते हैं उसमें माइक भी लगा रहता है और आपके ईयरफोन भी लगे रहते हैं, तो इनपुट आउटपुट दोनों में आएगा फिर वो। ठीक है, कुछ डिवाइसेस इनपुट आउटपुट दोनों में आ गई, स्पेशली जैसे हेडसेट हो गया, टच स्क्रीन हो गया, है ना। ईयरफोन में भी माइक लगा होता है, हाँ, तो फिर वो भी इनपुट आउटपुट दोनों हो गया, है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन गलत मत कर देना, कॉमन सेंस पूरा काम में लेना इसमें और प्रैक्टिस करना जो किताब दे रखी है आपको, है ना। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इनपुट डिवाइस,
वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भी दिया हुआ है आपके कई सिलेबस में। ये जो आर्किटेक्चर है इसको वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, मैं सिलेबस ही देख रही थी कहीं इसमें वॉन न्यूमन नाम दिया हुआ होगा। इसको वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। कंप्यूटर का सभी कंप्यूटर्स में ये जो आर्किटेक्चर है सामान्यतः यही आर्किटेक्चर काम में लिया जाता है। ये जो आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो कहीं आपके बुक में ये आ जाए वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इसलिए मैं सिलेबस में भी कहीं देखा था और नहीं भी है तो उसको आप ध्यान में रख लें, है ना, क्योंकि आर्किटेक्चर यही पढ़ते हैं और यही आज के कंप्यूटर में काम में आता है। उसको दिया था वॉन न्यूमन ने, है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कहा जाता है। ये किस कंसेप्ट पर आधारित है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर आधारित है। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि आपका डेटा और प्रोग्राम मेन मेमोरी में सेव होता है और सीपीयू उसको फैच कर करके उस पर काम करता है। ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट क्या होता है, मेन मेमोरी में आपका प्रोग्राम सेव रहता है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उसमें से इंस्ट्रक्शन और डेटा को फैच कर करके काम करता है। तो इसी कंसेप्ट पे आज भी कंप्यूटर काम करते हैं। आर्किटेक्चर यही है, यही पढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ अगर न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाए वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में सीपीयू क्या होता है, ये का यही होता है। सीपीयू मेन मेमोरी इनपुट आउटपुट का जो कंसेप्ट है वो यही होता है। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट क्या होता है, वो भी यही होता है। क्या, कौन सी वाली, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सामान्यतः इनको नेटवर्क डिवाइस कहते हैं, लेकिन अगर ये इनपुट ले गई हैं, कंप्यूटर में भेज रही हैं, मॉडेम भी दिया हुआ है इस किताब में, है ना, मॉडेम को ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में ले रहा है, अगर ये मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट किया जाता है। सामान्यतः किताबों में इन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और मॉडेम और इनको नेटवर्क डिवाइस बोला जाता है। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में नहीं गिनी जाती हैं, नेटवर्क डिवाइसेस हैं ये बेसिकली। हाँ, मैंने देखा था, ये जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन में देखो, क्या क्वेश्चन में भी उनको इनपुट बोला हुआ है क्या, कुछ आपको कॉमन सेंस रखना पड़ेगा। 2-3 किताब बुक में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा इसमें आपकी किताब में जो है, लेकिन जो स्टैंडर्ड किताबें जितनी भी हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस में मॉडेम को कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, उसको नेटवर्क डिवाइस बोला हुआ है। नेटवर्क डिवाइस है वो बेसिकली, ये नेटवर्क डिवाइसेस हैं। लेकिन अब कंप्यूटर में इनपुट दे रही हैं तो इनपुट डिवाइस में बेसिकली अपन कीबोर्ड माउस और इनको ही गिनते हैं और लगभग सभी किताबों में यही लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर इनपुट में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर आपका ATM मशीन से डायरेक्ट पड़ेगा। बारकोड रीडर इनपुट में आएगा, सीधा सीधा इनपुट में आएगा, है ना।
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेसिकली नेटवर्क से कनेक्टिविटी के लिए है, और मॉडेम बेसिकली सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करने के लिए है। एक तरीके से वो नेटवर्क डिवाइस है। बीच में कनेक्टर लगे हुए हैं, अब कनेक्टर को भी आप इनपुट डिवाइस कहो। एक तरीके से सिग्नल जो चेंज कन्वर्ट कर रहा है। ये जो किताब है इसमें लिखा हुआ है, हो सकता है उसने भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे हों, लेकिन अपन ज़्यादा किताबें देखें तो मॉडेम को इनपुट डिवाइस में नहीं लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है? नेटवर्क डिवाइस में लिखा हुआ है। फिर आप पिछले साल के जो क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं उसको रेफ़र करो। पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस आ गए ना, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चंस मैंने आप इसमें ये बुक प्रोवाइड ही इसलिए करवाई मैंने आपको बेसिकली कि इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन पिछले साल का दिया हुआ है, तो उससे आप ये देख लो कि आपके क्वेश्चंस क्या बैठ रहे हैं। जो अपन स्टडी कर रहे हैं उसमें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चंस में कहीं क्या मॉडेम इंक्लूड कर रखा है क्या पिछले साल के क्वेश्चनों में। स्टैंडर्ड जो आपके जो RPSC का एग्ज़ाम हुआ है ना, RM SSB के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं है ना, उनके क्वेश्चंस भी करो तो आपकी परफेक्ट तैयारी होगी एग्ज़ाम की। बुक इसलिए दी है क्वेश्चन करते जाओ, ये पढ़ते ही उसके क्वेश्चन कर लेना। दूसरी चीज़, इस यूनिट से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सबसे ज़्यादा आसान है। आप आसान चीज़ को ये सोच के मत छोड़ देना आसान है इसको बाद में पढ़ लेंगे, इसी के क्वेश्चन गलत कर आओगे। कठिन चीज़ को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगा लोगे, कई बार कठिन चीज़ हमेशा कठिन ही रह जाती है, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए नहीं हुए। ये क्वेश्चन जो आसान है, आसान क्वेश्चन है ना आपके बारे आप लोगों के स्पेशली, और आपकी अगर मैं बात करूं तो इसमें से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बैठते हैं। जो आपने 3 दिन में पढ़ा यहाँ आपके 10-15 क्वेश्चन बैठ जाएंगे 100%। और मैं आपकी बात करूँ तो इनका अलग है सिस्टम, है ना। ये बेसिकली कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इनके कंप्यूटर पार्ट में इनके 30 नंबर आते हैं। 30 में से इनपुट आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर जो आपने पढ़ा है 10 क्वेश्चन इसी में से आ जाते हैं, और 15 भी आ सकते हैं। 15 क्वेश्चन इसमें से बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लेना आप चाहो तो, और 10-15 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे आपके 100% जो आपने पढ़ा है इन 3 दिनों में। अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो आपके है 12 यूनिट, ठीक है। हर यूनिट में से आपके क्वेश्चन 8 से 10 आएंगे, ये कंफर्म है। हर यूनिट में से 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, और 10 क्वेश्चन अगर इस यूनिट के आ गए तो उसको आप सही नहीं कर सकते। 100% सही करना है आपको, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है। और इसमें क्या सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। सिली मिस्टेक्स इन द सेंस कि जैसे टच स्क्रीन दे दिया, कोई स्पीकर को सॉफ्ट कॉपी डिवाइस मान रहा है, हार्ड कॉपी डिवाइस मान रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चंस गलत करे आओगे तो फिर बाद में अफसोस होगा, ठीक है। ये सोच के पढ़ते नहीं है कि ये तो आसान है, बाद में पढ़ लेंगे और इसी के छोटे छोटे क्वेश्चन गलत करे आओगे। एटलीस्ट ये मान के चलो कि जो आसान है उसके क्वेश्चन सारे सही होने चाहिए। क्वेश्चन के लिए किताब भी दे रखी है मैंने आप लोगों को, और आप मेरे से फ़ोटोकॉपी ले लेना। कुछ कॉन्स्टेबल्स के बैच में, कुछ और कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में रेफ़र कर रहे हैं कुछ लोग, तो मैं उसके नोट्स जो मैंने प्रोवाइड करवाए हैं वो मैं आपको भी प्रोवाइड करा दूँगी। यहाँ पे आ जाते हैं हम। इनपुट डिवाइस से इनपुट किया जाएगा, ठीक है। इनपुट डिवाइस मैंने आपको पढ़ा दी है। अब आप आ जाओ इस पे CPU पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या पार्ट दिया हुआ है? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेन मेमोरी, है ना। CPU के ये तीनों पार्ट हैं, ठीक है। फिर आपके सेकेंडरी मेमोरी है, कहीं कहीं मेमोरी को अलग किया हुआ है, और CPU में क्या किया हुआ है? ALU CU लिया हुआ है। लेकिन अगर पूछा जाए तो तीनों ही इसके पार्ट हैं, तीनों ही। मेन मेमोरी भी इसी में ही आता है, ठीक है, CPU में ही आएगा। फिर आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस जो अभी अपन ने पढ़ी, ये सारी आउटपुट डिवाइस हैं। अब इनका मीनिंग और क्या कनेक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, और ये सारे पार्ट को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। एक तो सबका इनका फुल फॉर्म लिख लो। CPU का फुल फॉर्म क्या है?
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीयू का फुल फॉर्म क्या है? अगर एआरयू के फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये तो उसके फुल फॉर्म हो गए। ठीक है, मिटा दूं। अब आपको ये देखना है कंट्रोल यूनिट से, यहाँ देखें सब पीछे, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल पार्ट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट से आपके इनपुट डिवाइस भी कंट्रोल होगी, आउटपुट डिवाइस भी कंट्रोल होगी। इस तरीके से देखा जाए तो सिग्नल बाई डायरेक्शनल हो जाएंगे। इस तरीके इनपुट डिवाइस से सिर्फ इनपुट आ रहा है तो आप डायरेक्शन इसको ये दोगे कि सीपीयू में जा रहा है, लेकिन कंट्रोल यूनिट से सिग्नल भी तो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस तरीके से बाई डायरेक्शनल हो जाएगी, क्योंकि कंट्रोल यूनिट से सिग्नल आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी बाई डायरेक्शनल हो जाएगा, ये भी बाई डायरेक्शनल हो जाएगा, ये भी बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। सामान्यतः हम लिखते हैं कि इनपुट से इनपुट जा रहा है, लेकिन कंट्रोल यूनिट से सिग्नल जाएंगे भी। ठीक है, कंट्रोल, हाँ, कब इनपुट लेना है, कब आउटपुट जाना है, आपने टाइप किया है ना। लेकिन अब कीबोर्ड सपोज इन द सेंस कि वर्क करता है नहीं करता है, किस स्पीड में इनपुट लेना है स्कैनर से, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इस इनपुट लेगा, स्पीड मैनेजमेंट, कंट्रोल यूनिट और कुछ सिग्नल्स भेजे जाएंगे, कुछ सिग्नल्स भेजे जाएंगे। तो इस तरीके से कंट्रोल यूनिट सिग्नल्स भी भेजेगा, आउटपुट डिवाइस में भी भेजेगा। भाई यहाँ से आउटपुट डिवाइस में भी तो सिग्नल जाएंगे, तभी तो आउटपुट होगा, है ना। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट सारी डिवाइस को कंट्रोल करेगा, है ना। कनेक्टिविटी इसकी सारी डिवाइसेस किसके साथ है। फिर आपके एएलयू आपके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करेगा? अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस करेगा। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, है ना, मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर वगैरह एक्सेट्रा। है ना। लॉजिकल ऑपरेशंस में क्या होते हैं? एंड और नॉट वाले जो होते हैं आपके, कंडीशन जो आप चेक कराते हो इफ कंडीशन में, जैसे ये कंप्यूटर की भाषा में एंड और नॉट है। जैसे मैं ये कंडीशन दूं कि कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट है या नहीं, ये चेक करके बताए। कैसे चेक करेगा? उसकी मार्कशीट को कंप्यूटर चेक नहीं करेगा, उसकी एजुकेशन कहीं लिखी हुई होगी, उसकी एजुकेशन किसी फील्ड में लिखी हुई होगी, हमने कंडीशन लगाई है। तो ऐसा कोई ऑपरेशन करना है चेक करने वाला, कंडीशन को चेक करने वाला, तो उसको क्या कहते हैं अपन? लॉजिकल ऑपरेशन। चेक करके बताओ कि ये फेल है कि पास है, नंबरों को देख के चेक करके बताएगा कंप्यूटर, है ना। या तो वो फेल हो सकता है या पास हो सकता है। उसके मार्क्स किसके बीच में है? सेकंड डिवीज़न आया है क्या? 40 से 50 के बीच में है, तो ये लॉजिकल ऑपरेशन के एग्जाम्पल है। प्लस माइनस करना तो अरिथमेटिक हो जाता है। लॉजिकल में कि फेल है, पास है, कितने नंबर हैं, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, ये चेक करना, उसका कंपैरिजन करना, ये कौन से ऑपरेशंस कहलाते हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये सारे ऑपरेशंस करती है।
ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेगी और लॉजिकल ऑपरेशंस करेगी। मेन मेमोरी आपके क्या करेगी आप बताओ? मेन मेमोरी में एक पार्ट और होता है, या यूँ कह सकते हैं जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ कनेक्टेड पार्ट है सबसे ज़्यादा, मेन मेमोरी का ही पार्ट है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सबसे पहले कनेक्ट करता है रजिस्टर्स के साथ, कैलकुलेशन करेगा तो रजिस्टर्स पे करेगा, परफॉर्मेंस जो भी करेगा, ऑपरेशंस करेगा, वो किस पे करता है? रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स सीपीयू का पार्ट है, मेन मेमोरी का पार्ट है, और जो कैलकुलेशंस होती हैं सबसे पहले किस में रखी जाती हैं? कैलकुलेशन के लिए सपोज मुझे ए और बी को कैलकुलेट करना है, तो ए और बी किस में होंगे? रजिस्टर में आएंगे। पहले मेन मेमोरी से डेटा उठाया जाएगा और कहाँ रखा जाएगा? रजिस्टर में रखा जाएगा। जब हम सिंपल आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो कई बार ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन आपके भी आएंगे और आपके भी आएंगे। रजिस्टर्स, कैश, मेन मेमोरी, ये आपको पता होना चाहिए। रजिस्टर्स क्या हैं? रजिस्टर, कैश, थर्ड है आपके मेन मेमोरी, और फोर्थ है आपके सेकेंडरी मेमोरी। अब मेन मेमोरी के भी बहुत सारे टाइप हैं और सेकेंडरी मेमोरी के भी बहुत सारे टाइप हैं। सामान्यतः हम सबसे पहले अगर हम देखें तो रजिस्टर्स को देखेंगे, फिर कैश को देखेंगे, फिर मेन मेमोरी को देखेंगे, फिर अपन सेकेंडरी मेमोरी को देखेंगे, फिर उसके और जो टाइप होंगे, मेन मेमोरी के और भी टाइप हैं, रैम, रोम, फिर रोम के टाइप हैं, फिर वो देखेंगे। तो सेकेंडरी मेमोरी आप देखोगे तो सेकेंडरी मेमोरी के भी बहुत सारे टाइप हैं। हार्ड डिस्क आ जाएगा, फ्लॉपी डिस्क आ जाएगा, मैग्नेटिक टेप आएगा, फ्लैश ड्राइव आ जाएगा, आपके पेन ड्राइव आ जाएगा, कार्ड आ जाएगा, है ना, और CD रोम आ जाएगा, DVD आ जाएगा, CD आएगा, DVD आएगा, है ना, ब्लू-रे डिस्क आजकल नया है वो भी इसी में आएगा। तो सेकेंडरी मेमोरी जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये सारे टॉपिक उसमें आएंगे, है ना। प्राइमरी में ये तीनों आते हैं, रजिस्टर, कैश, मेन। मतलब CPU अगर काम कर रहा है तो इन तीनों से इंटरेक्ट करके काम कर रहा है। CPU अगर काम कर रहा है, उसको A+B जोड़ना है तो A किस में है? रजिस्टर में आएगा सबसे पहले, B रजिस्टर में आएगा, और फिर ये जुड़ेंगे, फिर उसका आंसर भी किस में आएगा? रजिस्टर में आएगा। स्टोरेज मेन, फाइनली अगर आंसर जाना है तो मेन मेमोरी के थ्रू वापस आउटपुट डिवाइस में जाएगा। कैलकुलेशन के लिए रजिस्टर्स काम में आ रहा है। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जिसको कहा जाए, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स के लिए कैलकुलेशन CPU में अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए डेटा एवं इंस्ट्रक्शंस को रजिस्टर्स में स्टोर किया जाता है। उसके बाद इन पर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। मेन मेमोरी से डेटा जो अभी अपन एक इंस्ट्रक्शन चलाएंगे, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया C का,
ए को बी में जोड़ना है, सी में आंसर आना है, उसके बाद लूप चलना है, ठीक है, प्रिंट आउट होना है। तो एक समय में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, जो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसका डेटा रजिस्टर में लाया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा, तब उसका आंसर आएगा, एक आंसर आएगा, देन उसको मेन मेमोरी में, इंटरमीडिएट आंसर जो है वो मेन मेमोरी में जाएगा, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे काम करेंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फिर वापस रजिस्टर में आएंगे, उसका डेटा उठाया जाएगा, जैसे ए प्लस बी किया, अब सी इंटू डी करना है तो सी और डी को जाएगा, तो उसको मेन मेमोरी में आंसर दे देगा। फिर कुछ और करना है, उसको एक्स वाई जेड प्लस करने हैं तो एक्स वाई जेड किस में जाएगा, रजिस्टर में जाएगा, फिर काम करेगा, फिर आंसर को मेन मेमोरी में रखेगा, फिर फाइनल आंसर जो होगा वो किस में जाएगा, वापस मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी से आउटपुट डिवाइस। तो सीपीयू जब काम कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, रजिस्टर्स चाहिए काम करने के लिए, एक एक इंस्ट्रक्शन को काम करने के लिए। प्रोसेसिंग के लिए ए और बी कहाँ कहीं ना कहीं तो रखेगा, ए और रैम में पूरा प्रोग्राम और पूरा डेटा है, लेकिन उसको एक एक इंस्ट्रक्शन जब काम करना होता है ना तो रजिस्टर्स पे काम करता है, रैम से उठाएगा और उस डेटा को एक इंस्ट्रक्शन पे जब काम करता है, भाई सीपीयू करेगा तो एक एक 1 बाय 1 करेगा ना। 10 इंस्ट्रक्शन आपने लिखे हैं, 10 इंस्ट्रक्शन किस में है, मेन मेमोरी में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। पूरा का पूरा प्रोग्राम कहाँ स्टोर है, रैम में है, पूरा का पूरा प्रोग्राम रैम में है, मेन मेमोरी में है। अब पूरा प्रोग्राम एक साथ थोड़ी चलता है, पहले आपने ए प्लस बी लिखा है तो ए प्लस बी को चलाएगा, फिर सी इंटू डी लिखा है तो सी इंटू डी को चलाएगा, पूरा का पूरा एक लाइन चलेगी और एक एक लाइन चल के पूरा प्रोग्राम चलेगा। तो एक एक लाइन जब चलती है तो उसको रजिस्टर की मदद लेनी पड़ती है, ए और बी को पहले डेटा को लाएगा, उसको प्रेस करेगा, फिर उसका जो आंसर है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अगर चाहिए तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को देगा। सपोज ए प्लस बी किया, आप सी में आया, सी इंटू डी कर रहे हो तो ए प्लस बी आए थे रजिस्टर में, फिर फाइनली क्या सी आया, फिर सी इंटू डी, डी को उठाएगा। एक एक करके जो काम होता है उसके लिए उसको क्या चाहिए, रजिस्टर चाहिए। मैंने एक्चुअली वो इनपुट आउटपुट और मेमोरी वाला कंसेप्ट इसीलिए पहले उठाया कि इनको निपटा के आपका जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला पार्ट है, बेसिक पढ़ोगे तो उसके साथ वो जुड़ता जाएगा। ठीक है, रजिस्टर बेसिकली ALU के साथ काम कर रहा है। ठीक है, जो भी एक एक प्रोसेसिंग होगी उसके लिए उसको क्या चाहिए, रजिस्टर। फाइनल रिजल्ट मेन मेमोरी में, फाइनल लास्ट में जो प्रोसेस हो गया सब कुछ वो किस में आ गया, मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी से प्रिंटिंग करना है, स्क्रीन पे आना है आउटपुट डिवाइस में। क्लियर? इनपुट देते ही मेन मेमोरी में आएगा। मेन मेमोरी के बाद जो इंस्ट्रक्शन है, हमने कमांड दिया कि ये प्रोग्राम चलाओ, सी का प्रोग्राम है ना, कोई भी प्रोग्राम फाइल आपने चलाई है, उसमें 10 इंस्ट्रक्शन आपने लिखे, एक साथ 10 लिख दिए ना, उसमें प्रोग्राम में तो 10 लिखे रहते हैं, 50 भी होते हैं। अब वो पूरी प्रोग्राम फाइल चलानी है उसको, तो पूरी प्रोग्राम इनपुट के बाद कहाँ आई, मेन में आ गई। मेन से जब वो पढ़ना चालू करेगा तो पहला इंस्ट्रक्शन समझेगा, उस इंस्ट्रक्शन को भी उठा के रखेगा रजिस्टर में। पहले इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, उसको समझेगा, उसको करना क्या है, समझने के बाद फिर उठाएगा कि डेटा कहाँ है। भाई उसको पहला इंस्ट्रक्शन पढ़ा, ऐड करना है, ठीक है, किसको ऐड करना है, ए और बी को। ये उसने इंस्ट्रक्शन उठाया, इंस्ट्रक्शंस को रखा किसमें, रजिस्टर में। फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उसको समझेगा, ठीक है, करना क्या है, ए और बी डेटा चाहिए, ए और बी डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, मेन मेमोरी में पड़ा हुआ है। ए और बी को उठा के कहाँ जाएगा, रजिस्टर में जाएगा।
फिर उस पर काम करेगा, तो काम करके जो आंसर आएगा अगर वो रजिस्टर में ही आगे के लिए ज़रूरत है तो रखेगा अपने पास, नहीं तो मेन मेमोरी में भेजेगा। हाँ, अभी तो एक इंस्ट्रक्शन चलेगा, फिर प्रोग्राम में दूसरा इंस्ट्रक्शन चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, तो रजिस्टर में आते जाएंगे सारे इंस्ट्रक्शन। दूसरे नंबर का इंस्ट्रक्शन वापस आएगा, सुनना, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन चलेगा, आपने ऐड किया था, मल्टीप्लाई किया है, अब C × D किया है, C और D किस में है, रजिस्टर में काम कर रहे हैं, फिर आंसर आपका मेन मेमोरी में गया, फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन आपका कुछ है उसको रजिस्टर में गया जाएगा। अब आप ये कह रहे हो CPU क्या है, CPU के ये सारे पार्ट हैं, हाँ, कंट्रोल कब तो मेन मेमोरी से अरिथमेटिक में आए, कब मेन मेमोरी में जाए, कब आउटपुट में जाए, इनको कोई ओवरऑल तो कंट्रोल करेगा, समझ रहे हो? ओवरऑल कंट्रोलिंग कौन कर रहा है? सिग्नल की कंट्रोलिंग कमांडिंग भी तो करनी पड़ेगी, कौन आएगा, कब जाएगा, कौन शुरुआत करेगा, कौन एंड करेगा, ये कंट्रोलिंग करेगा कंट्रोल यूनिट। इनपुट डिवाइस आपका क्या काम करती है? इनपुट करती है, साथ में एक काम और करती है, आपका जो डेटा है उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, उस फॉर्मेट में बदल के कंप्यूटर को भेजती है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस इसी तरीके से यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है सीधा आप नहीं समझ सकते, कंप्यूटर की भाषा में आउटपुट आ रहा है, यूज़र जिस भाषा में समझ सकता है उस भाषा में कन्वर्ट करके, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उस भाषा में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट डिवाइस आउटपुट दिखाएगी। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं, इसको मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इनपुट डिवाइस अपना कंप्लीट है ना, आउटपुट डिवाइस अपना कंप्लीट है। अपन को CPU, मेमोरीज और ये वाले पार्ट कंप्लीट करने हैं। मेमोरी को अगर डिवाइड किया जाए तो उसको दो तरीके से, दो भागों में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी फर्स्ट एंड प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को आप मेन मेमोरी भी कह रहे हो, है ना, ये मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कहलाएगी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी एक ही बात है। अब इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन आता है, क्या क्या मेमोरीज आती हैं? रैम, ठीक है, रैम एंड रोम। ठीक है, एक तो आप ये डिवाइड करते हो, लेकिन इसके साथ साथ आप प्राइमरी मेमोरी में ले लो रजिस्टर, कैश,
रैम और रोम, इन चारों को लो। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली आ गया बन के उसी दिन मंगवा लिया था, बनवा दिया था। मैक्सिमम टाइम लेते हैं जैसे कि कितना जल्दी होगा पूरा करके कितना चार्ज 2 से ज़्यादा 2200। सही चल रहा है। सबसे पहले आप रजिस्टर को लिख लो। रजिस्टर्स ALU में प्रोसेस करते वक्त इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड एड्रेस को स्टोर करने के काम आता है। ठीक है। सबसे फास्ट मेमोरी डिवाइस है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया ढंग से। सबसे फास्ट मेमोरी डिवाइस है एवं सबसे छोटी स्टोरेज कैपेसिटी है। ये मेमोरी जो स्टोर कर सकती है, बहुत ही कम मेमोरी इसमें स्टोर की जा सकती है।
हो गया? पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसको मैं दिखाती हूँ। देखो, हम CPU जब काम कर रहा है तो पूरा का पूरा प्रोग्राम पे उसको काम करना है, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं, एक एक इंस्ट्रक्शन को उठाएगा, करेगा, फिर दूसरा उठाएगा, फिर करेगा। अब एक के बाद जब उसको दूसरा चाहिए तो उसको कहाँ से उठाना पड़ेगा? एक इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम पूरा का पूरा कहाँ पे है पहले ये बताओ? मेन मेमोरी में, है ना। प्रोग्राम आपका 2 पेज का हो सकता है, 10 पेज का हो सकता है। पूरा सॉफ्टवेयर जो है, सपोज MS वर्ड में काम कर रहे हो तो पूरा का पूरा MS वर्ड सॉफ्टवेयर कहाँ स्टोर है? मेन मेमोरी में है। ठीक है, आप फॉर्मेटिंग कुछ कर रहे हो तो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में गया और फॉर्मेट होके वापस मेन मेमोरी में आया। यहाँ C का कोई प्रोग्राम है तो पूरा का पूरा प्रोग्राम कहाँ है? मेन मेमोरी में है। ठीक है, तो मेन मेमोरी में सारा प्रोग्राम है। ठीक है, कंप्लीट प्रोग्राम है। और एक एक इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो वो किस में लेके आया जाता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। अच्छा, आपने वर्ड प्रोसेसिंग पे काम कर रहा है, वो भी मेन मेमोरी में है। आपने मीडिया प्लेयर खोल रखा है और सॉन्ग ऑन कर रखे हैं तो वो भी मेन मेमोरी में है ना। और उसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर खोले हुए हैं, वो भी मेन मेमोरी में है। मतलब जो जो आपने ओपन कर रखा है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा मेन मेमोरी में होगा, क्योंकि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सबसे पहले क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद जो आप खोलते जाते हो सबसे पहले आएगा विंडोज़, वो किस में आ जाएगा? मेन मेमोरी में। फिर मेन मेमोरी के बाद आपने MS वर्ड खोल लिया तो MS ऑफिस किस में आ गया? मेन मेमोरी में। फिर आपके बाद आपने गूगल खोल लिया, इंटरनेट ब्राउज़र खोल लिया, गूगल क्रोम खोल लिया तो वो किस में आ गया? मेन मेमोरी में। फिर आपने खोल लिया मीडिया प्लेयर तो वो किस में आ गया? मेन मेमोरी में। ठीक है, और बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं आपके कंप्यूटर में वो कहाँ है? हार्ड डिस्क में। सब कुछ मेन मेमोरी में नहीं है। MS ऑफिस इंस्टॉल्ड कहाँ पे है? हार्ड डिस्क में। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड कहाँ पे है? हार्ड डिस्क में। जब आप काम कर रहे हो तो किस में आ रहा है? मेन मेमोरी में। इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क, जिस पर आप करंटली काम कर रहे हो वो किस में है? करंटली काम कर रहे हैं तो वो किस में है? मेन मेमोरी में। ये बात आ गई समझ में? अब मेन मेमोरी में भी आपने 4-5 सॉफ्टवेयर खोल लिए, है ना। आप करंटली 4-5 सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो। इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर आपके पास बहुत सारे हैं तो 20-25 सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपने पेज मेकर भी इंस्टॉल कर रखा है, आपने कुछ और जैसे जितने भी आपके कोरल ड्रा वगैरह जितने भी सॉफ्टवेयर आपके C ड्राइव, C लैंग्वेज, जावा, ओरेकल, MS एक्सेस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखे हैं। तो सारे कहाँ पे हैं? हार्ड डिस्क में। अभी मैं काम कर रही हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम आया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद वर्ड पे काम कर रही हूँ, मीडिया प्लेयर मैंने स्टार्ट कर रखा है, साइड में मैंने क्रोम भी खोला हुआ है। तो ये जो मैंने खोला हुआ है वो सब किस में आ गए? मेन मेमोरी में। अब मेन मेमोरी में मैंने 3-4 खोल लिए सॉफ्टवेयर। अब फिर भी आप काम एक समय पे तो एक ही जगह पे कर रहे हो। क्रोम में हो आप, और क्रोम में कोई एक्टिविटी कर रहे हो और वो एक्टिविटी आपकी लगातार चलती जा रही है। ठीक है, तो जो डेटा आपको बार बार काम में आ रहा है और जिस पर आप लगातार काम कर रहे हो वो डेटा स्पेशली उठा के कैश में रख दिया जाता है। सारे सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में हैं, आप काम नहीं कर रहे हो उस पर, कुछ पे काम कर रहे हो। जिन पर भी आप काम कर रहे हो
वो पूरा सॉफ्टवेयर, जैसे MS ऑफिस में MS वर्ड पे आप काम कर रहे हो, MS वर्ड का पूरा सॉफ्टवेयर उठा के किसमें आ गया, मेन मेमोरी में, क्योंकि आप काम कर रहे हो। और अभी मेन मेमोरी में जो MS वर्ड है उसमें भी अगर आप सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे हो तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए MS ऑफिस का भी जो ज़रूरी पार्ट होगा और जो डेटा ज़रूरी है, जिस टेक्स्ट पे आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो वो वाला पार्ट उठा के कहाँ रख दिया जाएगा, कैश में। तो बहुत ज़्यादा जिस पर काम हो रहा है, जो डेटा रिपीटेटिवली काम में आ रहा है, कैश मेमोरी में वह डेटा रखा जाता है जो बार बार काम में आ रहा है। कैश मेमोरी में वो डेटा रखा जा रहा है जो बार बार काम में आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्पीड की अगर अपन बात करें, स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो स्पीड में सबसे फास्ट रजिस्टर, सेकंड नंबर पे फास्ट कैश, और कैश के बाद फास्ट, और फिर उसके बाद हालांकि ये मेन मेमोरी का पार्ट है, रजिस्टर की सबसे ज़्यादा, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ। स्पीड की बात हुई है ना। स्पीड के बाद अगर आप इसको स्टोरेज के कंपेयर करें, स्टोरेज किसका ज़्यादा है, स्पेस, स्टोरेज स्पेस। ये सीक्वेंस ऑपोजिट हो जाएगा, ये सीक्वेंस आपका ऑपोजिट हो जाएगा। स्टोरेज स्पेस आपका फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर। स्पीड की अगर बात करते हो तो रजिस्टर फास्ट है, फिर कैश, फिर मेन, फिर सेकेंडरी। स्टोरेज स्पेस की बात करते हैं तो सेकेंडरी, फिर मेन, फिर कैश, फिर रजिस्टर। समझाऊंगी, चिंता मत करो। अभी ये चीज़ें तो समझ में आ गई। स्पीड किसकी फास्ट है, रजिस्टर की, उसके बाद कैश की, उसके बाद मेन की, उसके बाद सेकेंडरी की। ये स्पीड बताई मैंने इसीलिए बताई कि कैश की स्पीड फास्ट है, जो CPU काम कर रहा है वो बहुत फास्ट स्पीड पे काम कर रहा है। मेन मेमोरी से डेटा उठाया जाएगा और रखा जाएगा तो उसको टाइम लग रहा है, तो उसने एक बीच में मेमोरी और मांगी जिसको क्या कहा गया है, कैश। जो डेटा आपके बार बार काम में आ रहा है, आपने 3-4 मीडिया चीज़ें खोली हैं, वो सब मेन में खुली हुई हैं, लेकिन जिस डेटा पर, जिस इंस्ट्रक्शन पे, जिस प्रोग्राम पर आप एग्जैक्टली काम कर रहे हो अभी, उसको उठा के किसमें रख दिया जाएगा, कैश में। और उसको उठा के कैश में रखने से CPU की स्पीड के हिसाब से मेमोरी से डेटा फटाफट आएगा जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? अब कैश क्यों है बीच में, CPU की स्पीड फास्ट है, सेकेंडरी स्टोरेज की स्पीड और स्लो है। दूसरा, प्राइस की बात करें तो सेकेंडरी
फर्स्ट नंबर पे प्राइस पर बिट बाइट अगर अपन कहें कि जो कॉस्ट लग रही है, पर्टिकुलर एक बाइट को मैं स्टोर करने में जो मेरी एग्जैक्ट कॉस्ट लग रही है वो रजिस्टर में सबसे ज़्यादा लगेगी। टेक्नोलॉजी जो है वो इसकी महंगी है। किसकी? रजिस्टर की, फिर कैश की, फिर आपके मेन की। अगर रजिस्टर की टेक्नोलॉजी सस्ती होती तो अपन रजिस्टर वाली मेमोरी ज़्यादा नहीं ले लेते। ये महंगी है इसलिए छोटी ली है अपन ने, और सिर्फ ALU में काम में ली है कि फास्ट उसको सपोर्ट करने के लिए रजिस्टर काम में आ जाए। जब डेटा आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर थोड़ा फास्ट क्या है? कैश। फिर उससे थोड़ा फास्ट क्या है? मेन। और सेकेंडरी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ये सबसे स्लो है और ये सबसे सस्ते हैं। किसमें? स्पीड के लिए SSD कार्ड लगा देते हैं तो वो मेन मेमोरी जैसी स्पीड देता है ना। आप जब बहुत सारे प्रोग्राम स्टोर करते हो, आप इसमें मोबाइल में देखना, रैम अगर आपकी कम है और आपने 3-4 प्रोग्राम एक साथ खोल लिए तो 3-4 प्रोग्राम रैम में स्टोर होने हैं, ठीक है। तो अब 3-4 प्रोग्राम अगर रैम में है तो मूवमेंट का उसको स्पेस ही नहीं मिलेगी। कोई डेटा आने जाने के लिए आप फिक्स कर दोगे चीज़ों को तो मूवमेंट का स्पेस नहीं मिलेगा, तो हैंग होने की प्रॉब्लम आती है। हैंग क्यों हो जाता है? आप दूसरा कमांड दिए जा रहे हो, वो कुछ डेटा लेना होता है, कुछ को डेटा देना होता है, तब वो कुछ प्रोसेस कर पाता है, तो ये प्रोसेस करने के लिए रैम फुल हो जाता है। तो रैम की कमी को दूर करने के लिए कुछ कार्ड, कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा लगाई जाती हैं। वो SSD या रजिस्टर की तरह काम है, वो सेकेंडरी है। कोई भी कार्ड लगाते हो, मेमोरी कार्ड है अगर वो, है ना, तो वो सेकेंडरी है। रैम को भी एक्सटेंड किया जा सकता है तो वो रैम मेन मेमोरी कहलाएगा। रैम भी तो आपकी मोबाइल में एक्सटेंड होती है या CPU पे एक्सटेंड होती है ना। मोबाइल में नहीं एक्सटेंड होती रैम, उसमें कार्ड इंटरनल और एक्सटर्नल है ना। CPU में एक्सटेंड हो जाती है। एडिशनल जो मदरबोर्ड है उसमें आप रैम बढ़ा देते हो। हाँ, CPU की स्पीड फास्ट होती है और इस स्पीड के साथ मेन मेमोरी की स्पीड कम होती है। तो इस डिफरेंस को फिल करने के लिए कैश मेमोरी काम में ली जा रही है। इस डिफरेंस को कम करने के लिए और प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट करने के लिए कैश मेमोरी काम में ली जाती है।
अब नेक्स्ट आ जाओ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब ये है कि आप मेमोरी का जो ओवरऑल पार्ट है किसी भी डेटा को रैंडमली या डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ये जो पूरी मेमोरी है, डेटा अगर यहाँ रखा हुआ है, ये कोई डेटा है, तो मैं रैंडमली यहाँ पे एक्सेस कर सकती हूँ। सीधा इस एड्रेस पे जाके, इस डेटा का कोई ना कोई एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाके इस डेटा को डायरेक्टली रीड किया जा सकता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर सिक्वेंशियली पढ़ा जा सकता है तो उसको कहा जाता है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, और उसका एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप, जो अपन बाद में पढ़ेंगे, है ना। एक्सेस करने के भी दो तरीके हैं, क्या आप उसको सिक्वेंशियली पढ़ सकते हो, क्या उसको रैंडम पढ़ सकते हो। सिक्वेंशियल का मतलब अगर डेटा यहाँ लिखा हुआ है तो मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक पहुँचने के लिए सारा डेटा पढ़ते हुए जाना पड़ेगा। जो आपके टेप रिकॉर्डर्स वगैरह थे वो सिक्वेंशियल रील पूरी चलती थी, पहला गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना, वो कंटिन्यू चलेगा। आपको तीसरे गाने तक पहुंचना है तो पहले से फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तब तीसरे पे पहुंचोगे, है ना। सिक्वेंशियल एक्सेस ही किया जा सकता था, ठीक है। या रीड करते वक्त पहला चलेगा तो ही तो तीसरे पे पहुंचोगे, ठीक है। तो जब डेटा को एक्सेस किया जाता है तो दो मेथड हैं इसमें एक्सेस करने के। फर्स्ट है आपका सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड और दूसरा है रैंडम एक्सेस मेथड। डेटा को दो मेथड से एक्सेस किया जा सकता है। सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड है और दूसरा क्या है? रैंडम एक्सेस मेथड। सिक्वेंशियल मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक सिक्वेंशियली पढ़ना पड़ेगा। रैंडम मतलब डेटा जिस जगह पे है आप उस एड्रेस पर डायरेक्ट पहुंच के उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, रैम को क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब यह है कि रैम में जो डाटा लिखा हुआ है उस डेटा की एड्रेस पे डायरेक्ट जाके उस डेटा को रीड किया जा सकता है। रैम में जो डेटा लिखा हुआ है उस डेटा को, उस डेटा की एड्रेस पर जाके डायरेक्टली रीड किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है एवं डायरेक्टली एड्रेस पर जाकर राइट किया जा सकता है।
हाँ, रैम का, रैम मेन मेमोरी है। रैम को तो मेन मेमोरी का ही तो पार्ट है, मेनली यही तो मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी जब भी हम जनरली काम में लेते हैं तो इसके रैम के लिए काम में लेते हैं अपन सामान्यतया, जबकि रजिस्टर और कैश भी मेन मेमोरी का पार्ट है। और अगर अपन एक एक अलग अलग देखेंगे तो रजिस्टर अलग है, कैश अलग है और रैम अलग है। तो आपका जो मैं कह रही हूँ मेन मेमोरी में डेटा आता है वो रैम में आता है ना। सारे प्रोग्राम किस में आएंगे, रैम में आएंगे। फिर उसके बाद जो डेटा सबसे ज़्यादा काम में आ रहा है वो कहाँ आएगा, कैश में आएगा। या जिस प्रोग्राम पे आप रिसेंटली काम कर रहे हो या जिस डेटा पे आप रिसेंटली वर्क कर रहे हो वो डेटा आ जाएगा कैश में। तो कैश से पर्टिकुलर एक इंस्ट्रक्शन और एक डेटा पर जो प्रोसेसिंग करनी है वो आ जाएगा रजिस्टर में। ठीक है, आ गई बात समझ में। मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवाती हूँ आपको। सी है ना, प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक, प्राइमरी मेमोरी को आपने डिवाइड किया है फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड कैश, थर्ड रैम, फोर्थ रोम। ठीक है, रजिस्टर फास्टेस्ट, ये सेकंड नंबर पे फास्ट, थर्ड नंबर पे फास्ट। फास्टेस्ट रजिस्टर, देन सेकंड कैश, देन रैम। ठीक है, रैम और रोम का कंपैरिजन नहीं कर रहे, इनका काम अलग अलग है ना। ये तीनों एक साथ मिलके काम करते हैं। रोम क्या काम करता है, जब आप पावर ऑन करते हो तब काम आता है। ठीक है, ये इसकी स्पीड रैम और रोम की लगभग बराबर है। ठीक है, अब रजिस्टर प्रोसेसिंग के वक्त ALU के साथ रजिस्टर कहाँ काम में आ रहा है, पर्टिकुलर एक एक डेटा पर जब आप काम कर रहे हो ALU के साथ तब आपका रजिस्टर काम में आ रहा है। नंबर 2 कैश मेमोरी, जो डेटा एवं इंस्ट्रक्शंस बार बार काम में आते हैं उनको कैश में। Why? Because
इट इज फास्ट कंपेयर टू रैम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ आप, रैम। ऑल वर्किंग प्रोग्राम एंड डेटा। ऑल इज स्टोर्ड इन रैम। जो बार बार रिपीटेडली काम में आ रहा है वो कैश। प्रोसेसिंग हो रही है रजिस्टर। क्लियर है क्या? ऋषिका आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? विजय आ रहा है समझ में? आ रहा है? देखो कंसेप्चुअल चीज़ है ये, रटने वाली चीज़ें नहीं है, इसलिए बार बार पूछूंगी समझ में नहीं आ रहा है, और मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको, है ना। रजिस्टर ALU जब जिस डेटा पर काम करेगा तो उसको रजिस्टर चाहिए। जो डेटा बार बार काम में आ रहा है उसको कैश में रख दिया, ताकि मेन तक भी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। ठीक है, आपने 4-5 चीज़ें खोल रखी हैं। जो वर्किंग चीज़ है, जितनी भी वर्किंग चीज़ है वो सारी कहीं ना कहीं तो पड़ी रहेगी। वो कहाँ पड़ी रहेगी? रैम में। जो भी काम कर रहे हो वो रैम में, और रैम से भी जो बार बार काम में आ रही है वो कैश में। जो बार बार काम में आ रहा है वो डेटा भी ज़्यादा है, एक बार में तो एक ही काम होगा, तो जिस डेटा पे काम हो रहा है वो रजिस्टर में वो काम हो गया। फिर दूसरा डेटा उठाना है तो कैश से उठाया जाएगा, वो काम हो गया। उसके बाद तीसरा डेटा उठाया जाना है तो किससे उठाया जाएगा? कैश से। अब ऐसा भी होगा कि कभी आपको डेटा नहीं मिले, आपने बार बार काम आने वाला डेटा रखा, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो डेटा आपको नहीं मिल गया। आपने कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दिया, ऐसा डेटा पूछ लिया जो कहीं और रखा हुआ है, मतलब तो फिर वो कहाँ जाएगा? सारा डेटा कहाँ मिलेगा उसको? सारी डिटेल मिलेगी उसको मेन मेमोरी में। ठीक है, अब रैम की डिटेल लिख लो आप। कैश की पूरी डिटेल हो गई क्या? जो डेटा बार बार काम में आता है वो कैश में, कैश की स्पीड फास्ट है, स्टोरेज कम होगी, एक्सपेंसिव होगी कंपैरेटिवली। कैश में लिख लिया क्या ये सब कुछ? कैश की स्पीड रैम के कंपैरेटिवली में फास्ट, स्टोरेज कम और एक्सपेंसिव ज़्यादा। अगर सिर्फ कैश की बात करते हैं और रैम से उसकी तुलना करते हैं तो स्पीड तुलना में फास्ट होगी, स्टोरेज रैम से कम होगी और ज़्यादा महंगी होगी। कैश मेमोरी और भी ज़्यादा महंगी होगी, रैम से भी ज़्यादा महंगी होगी। ठीक है, कैश के बाद आ जाओ आप रैम पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ होते ही
मेमोरी की सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। यह मेमोरी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट से बनी होती है। जो कि मदरबोर्ड स्लॉट पर लगी होती है। मदरबोर्ड का जो स्लॉट है रैम उसमें लगी रहेगी। हाँ क्या सर्किट सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट तो कहेंगे उसको। इसमें एक चीज़ और लिखो, यह सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। आईसी चिप कहते हैं। आईसी चिप मदरबोर्ड पे लगा होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। मदरबोर्ड पे एम्प्टी मेमोरी स्लॉट होते हैं जिन पर रैम चिप लगाकर मेमोरी को एक्सटेंड किया जा सकता है।
ठीक है, मिटा दें इसको। रीड ओनली मेमोरी, देखो रैम हमने देखा उस पर रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है। रीड ओनली मेमोरी को आप सिर्फ पढ़ सकते हो। इस मेमोरी को सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका डेटा नहीं जाएगा, ठीक है। नॉन वोलेटाइल कर दिया ना इसको, वो वोलेटाइल थी रैम। ठीक है, रोम का डेटा पावर ऑफ करने के बाद भी नहीं जाएगा। हाँ, बताते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये डेटा लिखता कौन है, बनाता कौन है, फिर यूज़ कब आता है। यहाँ तक क्लियर है। पावर ऑफ करने के बाद नहीं जाता, ये रीड ओनली होती है जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर होते हैं, जब कंप्यूटर बनता है तब इस पे माइक्रो प्रोग्राम कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी लिख देती है। ये लिखो, उसके बाद आगे बताती हूँ। जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है, मतलब जब कंप्यूटर को बनाया जाता है ना, निर्माण प्रक्रिया है, या उसको कहे कि कंप्यूटर को जब बनाया जा रहा है, निर्माण प्रक्रिया व्हाटएवर, है ना। बनते वक्त, कंप्यूटर के बनते वक्त, उसके मैन्युफैक्चरिंग के वक्त, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस पर माइक्रो प्रोग्राम लिख देती है, जो कि
परमानेंट होता है। जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, है ना। ना तो रीड राइट कर सकते हो, सिर्फ पढ़ा जा सकता है उसको। ये प्रोग्राम क्या होता है, क्यों होता है, क्यों लिखा जाता है, उसको देखते हैं हम अपन। पहले समझा देती हूँ। बेसिकली जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है ना। बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस को चेक करता है, तो कंप्यूटर की सारी डिवाइस पहले चेक की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है, उसको सर्च किया जाए, उसको लोड किया जाए। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो आपकी दो प्रक्रियाएं होंगी।